हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण सेक्शन के तहत हम लोग आज प्रैक्टिस पेपर 26 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, सेशन को पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जीके एंड जीएस के जो खंड होते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, बाकी जितने भी वनडे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब में इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जीके एंड जीएस के प्रश्नों को आप क्या करें, इम्पोर्टेंस मानते हुए बार बार प्रैक्टिस करें, जिसके माध्यम से आप अपने स्कोर के क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, इसके मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी गुजरती है। यानी इसके मध्य से गुजरने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है, इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से। कहाँ पर होता है? अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अगर इसकी लंबाई की बात कर लें कि नर्मदा जो नदी है वह कुल कितनी लंबी है, तो इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो यह जो है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह जो अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, कहाँ पर करती है? अरब सागर में। कहाँ पर करती है? तो अरब सागर में। अरब सागर में ये क्या करती है? अपने वाटर का क्या करती है? डिस्चार्ज करती है, या अपने वाटर को कहाँ पर ट्रांसफर करती है? अरब सागर में करती है। और नर्मदा नदी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जो है एचोरी का निर्माण करती है। यानी जो नर्मदा नदी है या किसका निर्माण करती है? एचोरी का निर्माण करती है। तो ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर? तो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि इसका शुरुआत कब हुई थी भारत में, बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1948 में, यानी एक तरह से कहा जाए 7 जुलाई 1948 में भारत में बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसका निर्माण दामोदर नदी घाटी पर की गई थी। कहाँ पर किया गया था इसका? जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, तो दामोदर नदी घाटी पर। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? सी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का या बंगाल का? तो बिहू जो है यह एक फसल कटाई का उत्सव है। यानी जिस वक्त फसल की कटाई होती है तब यह उत्सव मनाया जाता है। तो बिहू क्या है? फसल कटाई का उत्सव है। फसल कटाई का, यानी फसल कटाई का उत्सव है। और यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। यानी असमियों लोगों के द्वारा यह उत्सव कब मनाया जाता है? जब वह फसल काटते हैं, और फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला असम के लोगों के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, असम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आप नहीं शब्द को जरूर अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि कभी कभी
इसके ध्यान न देने पर हमारे क्वेश्चन आते हुए क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। स्वर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी या कोसी नदी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि यह सीधा क्या करती है, अपने वाटर को बंगाल की खाड़ी में डिस्चार्ज करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो इसी कारण यह क्या है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, गंडक और कोसी ये तीनों नदियां क्या हैं, गंगा की सहायक नदी हैं। और गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में अगर हम कर लें तो यमुना जो है, यानी यमुना नदी, ये भी हमें ध्यान रखना है। यमुना नदी, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी सहायक नदी है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, रॉलेट एक्ट आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो गांधी इरविन समझौते की अगर बात की जाए तो गांधी इरविन समझौता जो है कब किया गया था? 5 मार्च, यानी 5 मार्च 1931 में। 1931 में गांधी इरविन क्या किया गया था? समझौता किया गया था। तो गांधी जो इरविन समझौता था या किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, यानी जो उस समय के गवर्नर जनरल थे इरविन और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई थी और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या इज्जतनगर। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की अगर हम लोग बात करते हैं, यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। बरेली जिले में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है इज्जतनगर, यानी इज्जतनगर में यह पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना थी वह कब की गई थी? इसकी स्थापना 1889 में, यानी 1889 में इस पशु चिकित्सा संस्थान की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? बेरिंग सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को, बाल्टिक सागर से लीबिया सागर को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुएज नहर की अगर हम लोग बात करें तो सुएज नहर की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 1869 में। 1869 में सुएज नहर की शुरुआत हुई थी, जो कैसी नहर है? एक कृत्रिम नहर है। कैसी नहर है? एक कृत्रिम नहर है। इस कृत्रिम नहर का निर्माण करके यूरोप को एशिया से बड़ी आसानी, यानी एक तरह से कहा जाए कम दूरी तय कर की गई। तो इसका निर्माण 1869 में हुआ था। ये कैसी नहर है? कृत्रिम नहर है। जो सुएज नहर है या दो भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन कौन से हैं? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को इस नहर के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका,
एशिया, अफ्रीका या यूरोप। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो बिना मरुस्थल वाला है? तो जैसे कि हम लोगों को मालूम होगा कि पूरे विश्व में 5 महाद्वीप पाए जाते हैं। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीपों की संख्या की अगर बात की जाए तो 5 जो होते हैं, क्या होते हैं? महाद्वीप पाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ आपको एक छोटा सा करेक्शन करना होगा, क्योंकि जो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। और ऐसा आपको कौन सा महाद्वीप है जो बिना मरुस्थल वाला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यानी यूरोप जो महाद्वीप है, इसमें कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। जैसे अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका की अगर बात की जाए तो इसमें 2 प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। एक कालाहारी, कौन होता है? एक काला हारी मरुस्थल पाया जाता है। दूसरा सहारा डेजर्ट, यानी सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगर एशिया की हम लोग बात कर लेते हैं तो एशिया में भी कई सारे महत्वपूर्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, जिनमें से 2 मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक गोबी का मरुस्थल, गोबी, ये गोबी मरुस्थल। दूसरा जो महत्वपूर्ण होता है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भी एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात कर लें तो उत्तरी अमेरिका में पैटागोनिया एक मरुस्थल है, एक कामा मरुस्थल पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो चीनी यात्री फाहियान भारत किस शासक के पीरियड में आया हुआ था? अगर हम लोग फाहियान की बात करें तो वह एक चीनी यात्री था। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बौद्ध सिद्धांतों, यानी एक तरह से कहा जाए बौद्ध ग्रंथों की खोज में आया था। किसकी खोज में ये भारत की यात्रा की थी? तो बौद्ध ग्रंथों या बौद्ध धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह भारत आया था। और उस समय भारत में किस शासक का शासनकाल था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है या गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था। इसी के पीरियड में चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा में या महाराष्ट्र में? तो लावड़ी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी महाराष्ट्र राज्य की लावड़ी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।